Good evening, प्यारे बच्चों. Welcome to the class of biology by Naveen Dhanna. Today in 16th lecture of 5th chapter molecular basis of inheritance of class 12th, we will study about genetic disorders. Genetic disorders क्या होते हैं? No need to explain, सभी को पता है. These are those disease which are present by birth, जो हमें by birth होती है, और कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और ये डिजीज वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है. राइट, डेफिनेशन सभी को क्लियर है. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन नो नीड टू एक्सप्लेन. फ्रॉम द लोअर क्लासेस, 9th क्लास में भी आपको पता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर दोज डिजीज विच कैन टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए या क्रोमोसोम में चेंज आने से जो होती हैं, और दे आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, प्रेजेंट बाय बर्थ. इसलिए इन डिसऑर्डर्स को कॉन्जेनिटल डिजीज भी बोलते हैं, कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाय बर्थ होते हैं. क्या होते हैं? ये बाय बर्थ होते हैं. अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया. जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप के हो जाएंगे. एक तो हो जाएंगे पहले बच्चों जीन डिसऑर्डर, और सेकंड हो जाएंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. वो डिजीज जो क्रोमोसोम में चेंज आने से होती है, वो डिजीज जो टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर. ये 2 टाइप की होती हैं, एनिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर. पहले हम स्टडी करेंगे जीन डिसऑर्डर. दीज आर दोज डिजीज विच टेक प्लेस ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन. जो किसी जीन में डिफेक्ट होने से होती हैं, दे आर कॉल्ड जीन डिसऑर्डर. और जीन डिसऑर्डर्स को ना मेंडेलियन डिसऑर्डर ही बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं इनको? मेंडेलियन डिसऑर्डर. क्यों? क्योंकि ये जीन डिसऑर्डर जो है ना, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो करती हैं. किसको फॉलो करती हैं? मेंडल की जेनेटिक्स को. ये क्लियर है, आपको डिस्कस भी करेंगे विद एग्जांपल. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर या जीन डिसऑर्डर डेफिनेशन क्लियर है. दीज आर दोज डिजीज विच टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन जीन. तो ये जीन डिसऑर्डर भी 2 टाइप की हैं. 2 टाइप की कौन सी हैं? एक तो ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर, ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर, और सेकंड होती है प्यारे बच्चों सेक्स लिंक्ड जीन डिसऑर्डर. अब ऑटोसोम सेक्स लिंक्ड बोल दो या एलोसोमल भी आप इनको बोल सकते हो. ऑटोसोम और एलोसोम वर्ड आपको सभी को क्लियर है. दोबारा फिर सुन लो आप. ऑटोसोम, ऑटोसोम क्या होता है? अगर हमारी बॉडी के अंदर हम बात करें, ऑटोसोम और एलोसोम, फर्स्ट 22 पेयर को, फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम बोलते हैं, और 23rd पेयर को हम एलोसोम बोलते हैं. ये आपको पता है, ये क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर ऑर्डर में, क्रोमोसोम के ऊपर लीनियरली क्या होते हैं? जीन होते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं लिखूं LMNOPQR, तो ये क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन होते हैं. एक क्रोमोसोम के ऊपर लगभग, अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें, तो मोर देन 1000 ऑफ जीन होते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर. एक क्रोमोसोम के ऊपर 1000 से ज्यादा जीन होते हैं. यहाँ पे मैं कुछ ही जीन रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो ये जीन जो ऑटोसोम पे है, फर्स्ट 22 पेयर पे कोई जीन है, उसमें कोई चेंज हो जाए और उससे कोई डिजीज होए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर.
तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दीज आर दोज जीन डिसऑर्डर व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन द जीन व्हिच प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। क्लियर है? दोबारा फिर सुन लो, दिस इज द डिसऑर्डर व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन द जीन व्हिच आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। यानी कि पहले 22 पेयर में, पहले जो 22 पेयर हैं, उन पेयर्स के ऊपर जो भी जीन है, अगर उस जीन में चेंज आने से कोई डिजीज होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर। बहुत सारे डिजीज है यहाँ पे ऑटोसोमल में। अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं मैं, इसमें सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसको भी हम स्टडी करने वाले हैं। ये एक ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर है। ये एक जीन होता है किस पे, ऑटोसोम पे। कौन से क्रोमोसोम पे है, कैसे है, क्या चेंज होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऑटोसोमल है ये, PKU, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये आपकी बुक के, ये आपके ऐसे तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन ये आपकी बुक के, आपकी एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं जिनको हम ईच डिजीज को स्टडी करेंगे। और अगर मैं बात करूं सेक्स लिंक्ड या ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दिस इज द जीन डिसऑर्डर व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन द जीन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पे कोई जीन है, अगर उसमें चेंज होने से अगर कोई डिजीज होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड या एलोसोमल जीन डिसऑर्डर। अगर इसमें इसकी एग्जांपल की बात करूं जो आपकी एनसीईआरटी में है, हम सिर्फ वही एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। अगर इसमें एग्जांपल की बात करूं, एक तो इसमें है हीमोफीलिया, एक एग्जांपल यहाँ पे है कलर ब्लाइंडनेस, दो एग्जांपल हमारे सेक्स लिंक्ड जीन डिसऑर्डर बोलेंगे। तो सेक्स लिंक्ड जीन डिसऑर्डर बोलूंगा, क्या बोलूंगा, सेक्स लिंक्ड जीन डिसऑर्डर। और फिर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को सेपरेट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो आज हमारा जो टॉपिक है, आज जो हमें स्टडी करना है, वो हमें स्टडी करना है जीन डिसऑर्डर। क्या स्टडी करेंगे, जीन डिसऑर्डर स्टडी करेंगे। जीन में चेंज होने से, क्रोमोसोम में चेंज होने से हम बाद में बात करेंगे, राइट। अब देखा जाए ना जीन डिसऑर्डर, क्या जीन डिसऑर्डर, चेंज इन जीन होगा, राइट। क्या होगा, चेंज इन जीन। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को हमने ब्रॉडली 2 में क्लासिफाई कर दिया, जीन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जीन को फिर 2 में डिवाइड कर दिया कि कौन से जीन में चेंज आ रहा है, ऑटोसोम वाले जीन में चेंज आ रहा है कि सेक्स क्रोमोसोम वाले जीन में चेंज आ रहा है। तो इसके भी यहाँ पे 2 टाइप के हो जाएंगे, ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर एंड सेक्स लिंक्ड या एलोसोमल जीन डिसऑर्डर। ये आपको दोनों की डेफिनेशन क्लियर है, इनकी डेफिनेशन आप लिख लेना, राइट। वीडियो पॉज करके आप इनकी डेफिनेशन जरूर लिख लेना। अब जीन डिसऑर्डर में जो पहला एग्जांपल हमारा है, जो फर्स्ट एग्जांपल है, वो है सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में हम पहले बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिकल सेल एनीमिया का जो एग्जांपल आया था, सिकल सेल एनीमिया को हमने स्टडी किया था कहां पे, इसको हमने कोडोमिनेंस में स्टडी किया था। किसमें स्टडी किया था, कोडोमिनेंस में। क्या स्टडी किया था, ध्यान दें प्लीज। इसमें मैंने बताया था, एक तो नॉर्मल पर्सन, इसमें जीन होता है HB जीन और इसके 2 एलील HBA HBA, ये तो है नॉर्मल पर्सन। दूसरा है HBA HBS, ये है प्यारे बच्चों कैरियर। इसको बीमारी नहीं है, इसको डिसऑर्डर नहीं है, ये नॉर्मल है। कैरियर नॉर्मल नहीं बोलेंगे, कैरियर बोलेंगे, लेकिन ये सर्वाइव करेगा थ्रू आउट लाइफ, ये कैरियर है। और जो थर्ड है HBS HBS, ये प्यारे बच्चों इफेक्टेड है, ये डिजीज्ड है, ये सर्वाइव नहीं कर सकता थ्रू आउट लाइफ। ये प्यूबर्टी आते आते, अडल्टहुड आते आते ये मर जाएगा।
अब क्वेश्चन है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो डिसऑर्डर है, आप एनसीईआरटी पेज नंबर 89 जरूर देखें, आप पेज नंबर 89। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं सिकल सेल एनीमिया के बारे में, दो बातें लिख देता हूं। पहला पॉइंट, ये ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर है। दूसरा, ये रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है। रिसेसिव क्यों बोला अभी बताऊंगा, डोंट वरी। और थर्ड, ये जीन ऑफ दिस डिसऑर्डर प्रेजेंट ऑन 11th क्रोमोसोम। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, आउट ऑफ एनसीईआरटी जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया कहां पे है, 11th क्रोमोसोम पे है। अब ध्यान दें प्लीज। अब ये आपको पता है कि जीन, देखो इस डिजीज के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, दो बातें होती हैं। अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, अगर नॉर्मल एचबी है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा तो नॉर्मल आरबीसी की शेप होगी, नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी बाइकॉनकेव होगी। इसके अंदर ऑल आरबीसी आर बाइकॉनकेव, किसके अंदर, जब वो ऐसा है, नॉर्मल जीन है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा तो नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी होगी। पॉइंट क्लियर। अब अगर बात करूं, जो ये वाला एलील है HBS, HBA था, ध्यान से सुनो, ये नॉर्मल एलील है, नॉर्मल जीन है। अब इसमें म्यूटेशन हो गया, एक छोटा सा टॉपिक है म्यूटेशन जो मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया है। इस म्यूटेशन वाले टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको म्यूटेशन नहीं समझ में आएगा। म्यूटेशन तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको मैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नहीं बताऊंगा। तो म्यूटेशन टॉपिक को यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, राइट। तो इतना याद रख लो कि चेंज इन डीएनए, चेंज इन जीन में, डीएनए में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। बाकी टाइप्स के बारे में, कैसे होती है, क्या रीजन है, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे जेनेटिक्स के अंदर 12th क्लास में। तो ये है नॉर्मल जीन। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए, म्यूटेशन, जीन या डीएनए, व्हाट इज जीन, जीन क्या है। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, सर ये जीन क्या है, व्हाट इज जीन। जीन है ना प्यारे बच्चों, सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। अगर हम बात करें डीएनए की, तो क्योंकि थोड़ा सा ना डीएनए का स्ट्रक्चर, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए का हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अदरवाइज जो नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताएंगे, डीएनए क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या कंपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज नॉर्मली मैं इस टॉपिक को भी यहाँ पे छोड़ के चलता हूँ। इस सिकल सेल एनीमिया को मैं नॉर्मली 6th चैप्टर के बाद पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा पॉइंट समझ में ना आए तो डोंट वरी। सेगमेंट ऑफ डीएनए, आपको पता है डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक 5' एक 3' प्राइम बोल दो, दूसरा स्ट्रैंड की पोलैरिटी अपोजिट होती है, दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। और इसके ऊपर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस, ATCG ATCG GCCT ATT GCC, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पे जो क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस। अब क्वेश्चन है कि सर एक जीन कैसे काम करता है, एक जीन कैसे काम करता है, ये ध्यान दें प्लीज। अब बेटा जो डीएनए है, जब ये डीएनए एक्सप्रेस करता है, डीएनए बोल दो या जीन बोल दो कोई फर्क नहीं है, तो इससे ना एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा, एमआरएनए, दैट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से एमआरएनए का बनना, डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड को देख के, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, इनमें से किसी एक स्ट्रैंड को देख के एमआरएनए बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये पूरी एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसको कंप्लीट करने लगभग 2 से 3 लेक्चर लगेंगे आपके, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और इस एमआरएनए पे कोडोन होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड कोडोन, इस पे सीक्वेंस होते हैं।
मान लो ये इससे बना है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे, क्या होंगे वो डिस्कस यहाँ पे मत करो आप प्लीज। और इस एमआरएनए से क्या बनेंगे, अमीनो एसिड। इस एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगी, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, चेन ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन। अब ध्यान दें प्लीज, देखो यहाँ पे एक सेगमेंट ऑफ डीएनए इसके अंदर एक सीक्वेंस है, यहाँ पे GAG, तो यहाँ पे हो जाएगा CTC। बीच में कोई बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा सब प्रॉब्लम आएगी, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे किसी एक स्ट्रैंड से, यहाँ पे इस नीचे वाले स्ट्रैंड से, इससे ये यहाँ पे टेम्पलेट है, देखो टेम्पलेट वर्ड भी आपको समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी। इससे एमआरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एमआरएनए। उस एमआरएनए पे यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इनका इसका कॉम्प्लीमेंट्री, C का G, T का A, C का G। और जब ये जो कोडोन बना, ये कोडोन कोड करेगा किसके लिए, ग्लूटामिक के लिए। किसके लिए, जब इस एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन के अंदर जब ये कोडोन होगा ना तो यहाँ पे आएगा ग्लूटामिक। क्या आएगा, ग्लूटामिक, राइट। तो इससे पहले भी डीएनए पे सीक्वेंस थे, तो यहाँ पे जो नॉर्मल पर्सन है, जो ये वाला है HBA, इसमें क्या होता है, ये डीएनए, इस डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा और एमआरएनए से बहुत सारे अमीनो एसिड बनेंगे। क्या सीक्वेंस होता है, वो एनसीईआरटी के अंदर है, जो मैं एनसीईआरटी देख के लिख देता हूं। जो फर्स्ट है वो वैलिन, सेकंड जो होगा वो हिस्टीडीन, थर्ड जो होगा ल्यूसीन, फोर्थ जो होगा थ्रोनिन, फिफ्थ जो होगा प्रोलिन, इससे जो बना वो बना ग्लूटामिक, और फिर आगे भी ग्लूटामिक ही है। यानी कि ये है पहला अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सेवंथ, ये सिक्स्थ अमीनो एसिड यहाँ पे इससे बना है, राइट। ये कैसे बनते हैं प्यारे बच्चों, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे, तब आपको क्लियर होएगा, अभी आपको ये क्लियर नहीं होएगा, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पे जो मुझे कंसेप्ट बताना वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब हुआ क्या कि ये था नॉर्मल पर्सन, जब इस डीएनए में, ये डीएनए था तुम्हारे सामने, नॉर्मल पर्सन में डीएनए में क्या है, GAG, लेकिन यहां पे इस पर्सन में GAG की जगह पे GTG हो जाएगा। यानी कि क्या आ गया, डीएनए में चेंज आ गया। ये डीएनए था, इस डीएनए में चेंज आने से A की जगह पे क्या आ गया, T आ गया। क्या आ गया, T। यानी कि इस डीएनए में चेंज आ गया ना, अगर इसमें चेंज आएगा तो नीचे वाले में भी चेंज आएगा। यहां पे क्या बन जाएगा, CAG, राइट। क्या बनेगा, CAG। अब जो इससे एमआरएनए बनेगा, क्योंकि एमआरएनए नीचे वाले को देख के बना, इससे एमआरएनए भी अलग बनेगा। यहां पे इस एमआरएनए में सीक्वेंस क्या होगा, GUG। जो होना तो क्या चाहिए था, GAG, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, GUG आ जाएगा। और GUG आने से क्या होगा, अभी बताता हूं। देखो पहला अमीनो एसिड यहाँ पे वैलिन रहेगा, दूसरा हिस्टीडीन, तीसरा ल्यूसीन, थ्रोनिन, फिफ्थ प्रोलिन, सिक्स्थ यहां पे ग्लूटामिक आना था, लेकिन यहां पे वैलिन आ जाएगा। क्या जाएगा, वैलिन। और नेक्स्ट फिर ग्लूटामिक है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना प्लीज, यहां पे जो नॉर्मल पर्सन था, नॉर्मल पर्सन में तो कौन सा अमीनो एसिड है, सिक्स्थ ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन जीन में चेंज आ गया। ये क्या है, डीएनए है, दिस इज डीएनए। डीएनए में चेंज आया तो एमआरएनए में चेंज आया। डीएनए से ही एमआरएनए बनता है। कैसे बनता है प्यारे बच्चों, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बस इतना यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रख लेना कि इस डायग्राम में आपको देखना क्या है। इस डायग्राम में आपको बस ये मैं 5 3 3 5 लिख रहा हूँ, इसके भी रूल होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। यहाँ बस आप ये देख लो कि इस डायग्राम में क्या याद रखना है। इस डायग्राम में आपको याद ये रखना है कि नॉर्मल पर्सन का जो डीएनए था,
ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। नॉर्मल पर्सन जो डीएनए वो जीएजी है तो सीटीसी हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये, तो इससे जो एमआरएनए बनेगा उसमें जीएजी होएगा, और जीएजी होने से इसमें 6 अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड है। लेकिन इस डीएनए में चेंज आने से, इस डीएनए में क्या हो गया, चेंज आ गया, म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन होने से पहला अमीनो एसिड में कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं, फोर्थ भी वही है, फिफ्थ भी वही, लेकिन 6th अमीनो एसिड जो है, 6th अमीनो एसिड हमारा अब ग्लूटामिक नहीं आया, क्या आ गया, सॉरी ग्लूटामिक ना आके क्या आ गया, वेलिन आ गया। अब एक अमीनो एसिड में चेंज आ गया, इसमें ये अमीनो एसिड सीक्वेंस था, इसमें अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो गया, सिर्फ एक अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज हुआ है, एक अमीनो एसिड अलग आ गया। अब अमीनो एसिड अलग आ गया ना, अमीनो एसिड क्या आ गया, अलग आ गया। जब ये सीक्वेंस है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा है, क्या बन रहा है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल एचबी बन रहा है। और जब एक अमीनो एसिड अलग अलग जाएगा ना, तो इस पर्सन के अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, क्या बनेगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा ना प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, इसमें जो शेप ऑफ आरबीसी है, शेप ऑफ आरबीसी है वो भी चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो सिक्कल शेप हो जाएगी, वो बाइकॉन्केव ना रह के वो सिक्कल शेप आरबीसी बन जाएगी, आरबीसी की शेप में चेंज आ गया। लेकिन इसमें जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, तो शेप ऑफ आरबीसी भी क्या है, शेप ऑफ आरबीसी भी क्या है, यहां पे बाइकॉन्केव है। इसमें शेप ऑफ आरबीसी क्या होगी, सिक्कल शेप होगी। अब कोई मुझे ये बताए कि इसमें, इस पर्सन में ये क्या है, ये पर्सन कौन सा है, ये HbA_HbS है, ये वाला पर्सन है। इस पर्सन में देखो, इसमें अगर ये पर्सन ऐसा है तो इसमें कुछ आरबीसी में हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा, कुछ में एबनॉर्मल होगा, क्योंकि ये कोडोमिनेंस, यहाँ पे ये एलील भी काम करेगा, ये एलील भी काम करेगा। लेकिन अगर पर्सन हो जाए तुम्हारा ये वाला, तो इसमें तो, इस पर्सन में तो सारे की सारी आरबीसी, इसमें तो ऑल आरबीसी ऐसी हो जाएगी, सिक्कल शेप हो जाएंगी, और ये पर्सन पे सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि इसके बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा। हुआ क्या है, देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डीएनए में चेंज आने से, ये सीधा डीएनए में चेंज आने से एमआरएनए में चेंज आया, एमआरएनए में चेंज आने से प्रोटीन में चेंज आया। बेटा ये प्रोसेस होती है, हम नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे मेन सिलेक्टेड से 5 टॉपिक हैं। पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, फिर हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, फिर हम डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है, इट्स ए प्रोसेस जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हमें ट्रांसक्रिप्शन, हम ये पढ़ेंगे। और फिर इस एमआरएनए से प्रोटीन चेन बनी है, मतलब ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसलेशन, हम ये पढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर यही तो है। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में सिर्फ 5 टॉपिक हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जीन एक्सप्रेशन, 5 टॉपिक है बस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गजब का चैप्टर, इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर है नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे आपको मैं सिर्फ समझाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे समझाना मैं ये चाह रहा हूँ आपको, एक तो ध्यान रखना कि नॉर्मल पर्सन का जो डीएनए वो क्या है, ये ध्यान रखना। ये आपके एनसीईआरटी में कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में मिलेगा आपको। नॉर्मल पर्सन में क्या है, जीएजी, वो एक स्ट्रैंड याद रख लो, बस जीएजी है। जीएजी इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सीटीसी होता है। जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए का टी, टी का ए का टी, सी का जी का सी, कॉम्प्लीमेंट्री। इतना तो आप लोगों को 11th में बता रखा है, राइट। एबनॉर्मल पर्सन में क्या हुआ, इस ए में चेंज आ गया, ए की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, टी आ गया। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, टाइप ऑफ म्यूटेशन होती है, हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो चेंज आने से, अगर डीएनए में चेंज आया तो एमआरएनए में चेंज आया, एमआरएनए में चेंज आएगा तो प्रोटीन में चेंज आएगा, और प्रोटीन में चेंज आ गया तो उस पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन इज व्हाट, हीमोग्लोबिन इज प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन के साथ हीम ग्रुप लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि म्यूटेशन होने से, क्या होने से, म्यूटेशन होने से, चेंज होने से क्या हो गया, हमारी शेप ऑफ आरबीसी एब्नॉर्मल होगी। अब क्वेश्चन समझ में आया कि इस पर्सन में ऐसा क्यों हो रहा है। जो ये जीन है, जीन फॉर, जो ये जीन था, जीन फॉर किसके लिए प्यारे बच्चों, शेप ऑफ आरबीसी के लिए। जीन कौन सा है, एचबी। एचबी जो जीन है ये कौन से क्रोमोसोम पे है, 11th क्रोमोसोम पे है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ओनली, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ओनली, राइट। कौन से क्रोमोसोम पे, 11th पे, इसलिए इसको ऑटोसोमल बोला है। रिसेसिव क्यों बोला है, क्योंकि जब रिसेसिव होंगे, रिसेसिव जब दोनों एलील इफेक्टेड होंगे ना,
जब दोनों एलील इफेक्टेड होंगे तो ही पर्सन डाई करेगा। यहाँ पे देखा जाए ना तो ये HBS जो है, दिस इज HBS इज ए लिथल जीन। क्या होता है लिथल जीन? लिथल होता है खतरनाक, घातक, जिससे डेथ हो सकती है। तो ए जीन which affect the survival of an organism, a gene which affect the survival of an organism, that is called lethal gene, that is called lethal gene। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है, अगर पर्सन है HbA बिल्कुल नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे RBC, all RBC are 100% of RBC are बाइकॉन्केव, लेकिन इसको इधर से साफ करना पड़ेगा। तो हम पहले सिकल सेल एनीमिया पढ़ रहे हैं, फिर हम PKU पढ़ेंगे, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन सभी को हम स्टडी करेंगे, राइट। तो जीन डिसऑर्डर हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। अब देखो, अब इसके ऊपर से तुम्हारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब जो आपको मैं बता रहा था, इस पर्सन में नॉर्मल क्या है, नॉर्मल पर्सन का जीनोटाइप बताओ क्या है। नॉर्मल जो है, नॉर्मल है HbA, इसमें दोनों जीन या एलील नॉर्मल है। एक होता है कैरियर। कैरियर क्या होता है बायोलॉजिकली? कैरियर हम नॉर्मल डिजीज में 9th चैप्टर के अंदर 9th क्लास में हमने बताया था, कैरियर होता है which can transmit the disease, जो डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है, बट वो पर्सन इफेक्टेड नहीं है। मान लो मेरी बॉडी में प्लाज्मोडियम पड़ा है, लेकिन मेरे को मलेरिया नहीं है। ध्यान से सुनना प्लीज, मैं बता रहा हूँ कैरियर। मैं कैरियर, आप मुझे कब बोलोगे सर यू आर द कैरियर फॉर मलेरिया? बताओ मुझे कब कहोगे? मेरी बॉडी में, मेरे ब्लड में प्लाज्मोडियम है, लेकिन मान लो मुझे मलेरिया नहीं है। अब मेरा ब्लड किसी दूसरे पर्सन में चला गया बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो या बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, कैसे भी जाए। अब देखा जाए तो मेरी बॉडी में जो प्लाज्मोडियम थे, मुझे मलेरिया नहीं था, लेकिन वो प्लाज्मोडियम किसी दूसरे पर्सन में चले गए, उसको क्या होगा? मलेरिया हो गया। यानी कि अब इस केस में मैं क्या हूं? कैरियर हूं, जो डिजीज को ट्रांसमिट कर रहा हूं, बट मैं इफेक्टेड नहीं हूं, मैं डिजीज्ड नहीं हूं। देन द पर्सन इज सेड टू बी कैरियर। ओके। और जो थर्ड है, कैरियर कौन हो जाएगा? कैरियर हो जाएगा ये, इसमें इस पर्सन की डेथ नहीं होगी, डिजीज को कैरी कर रहा है, लेकिन ये खुद सिकल सेल एनीमिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोस्टली आरबीसी 70% ऑफ आरबीसी नॉर्मल होंगी और 30% ऑफ आरबीसी सिकल सेल होंगी। 30% इफेक्टेड होने से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, वो आदमी सर्वाइव करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोडोमिनेंस है। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे कोडोमिनेंस है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देखा जाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये कम इफेक्टिव, इसलिए इसको हम नॉर्मली रिसेसिव भी मान लेंगे, लेकिन ये कंप्लीटली रिसेसिव नहीं है। ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। यहाँ पे ये है तो रिसेसिव, लेकिन कंप्लीटली रिसेसिव नहीं है। कब आप बोलते हैं कि ये कंप्लीट डोमिनेंट है? अगर ये 100% आरबीसी नॉर्मल होती, इस पर्सन में, इसके अंदर क्या है, इसमें 70% आरबीसी, 70% आरबीसी तो नॉर्मल है और 30% आरबीसी सिकल सेप है, सिकल सेप है, और 70% नॉर्मल सेप है। एनएस मतलब नॉर्मल सेप, एसएस मतलब सिकल सेप। तो देखा जाए यहाँ पे ये एक प्रकार से रिसेसिव की तरह काम कर रहा है, कंप्लीटली काम नहीं कर रहा, इसलिए कोडोमिनेंस है। क्या है ये? कोडोमिनेंस। अब जो थर्ड है, डिजीज कौन सा है, इफेक्टेड कौन सा है, डिजीज कौन सा है? डिजीज बोलते हैं इफेक्टेड, वो ये है HBS। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, लेट्स सी, ध्यान देना प्लीज। अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। एक मेल है, एक मेल या हस्बैंड है जो कैरियर है। मेल क्या है? कैरियर। और फीमेल क्या है? फीमेल भी कैरियर है, मान लो। दोनों की मैरिज होती है। अब यहां पे हम क्या लिखें? मेल कैरियर, इसको अपना HbA और HbS लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? HbA HbS, हेटेरोजाइगस है, कैरियर है, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल अगर मैं बोलता मेल नॉर्मल है तो मैं ये वाला जीनोटाइप लेता। फीमेल कैरियर है, इसका मतलब ये क्या है? HbA HbS, राइट। कुछ बुक्स में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल A स्मॉल A लिख दोगे तो गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लिख सकते हो आप ऐसे भी। लेकिन क्योंकि हम HB के ऊपर एलील को रिप्रेजेंट करें, इसलिए ये मोर एक्यूरेट होता है। आपकी चॉइस इज योर, आप कोई भी लिख सकते हो, ध्यान देना प्लीज आगे। अब जब इसमें गैमेट बनेंगे, क्या बनेंगे जब इसमें गैमेट? इसमें
आपको पता है जो मेल है, जैसे मैं हूं, आप मुझे कैरियर मान लो, मैं मान लो ये वाला हूं, मैं ये वाला मेल हूं। अब आपको पता है मेरे में 11th पेयर में, मेरे में 11th पेयर में 11th क्रोमोसोम में 2 हैं, एक और ये दूसरा, यानी कि इस पे तो नॉर्मल एलील है HBA है इस क्रोमोसोम पे, तो और इस पे कौन सा है HBS है। इसी प्रकार से फीमेल है, फीमेल में भी 11th क्रोमोसोम, क्योंकि ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर कौन से क्रोमोसोम पे है 11th पे है, तो यहाँ पे तो एक तो नॉर्मल एलील है और दूसरा कौन सा है मॉडिफाइड है, सिकल सेल एनीमिक है। अब जब गैमीट बनेंगे तो आपको पता है क्या होगा, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन बोथ द क्रोमोसोम सेपरेट। जब गैमीट बनेंगे तो दोनों क्रोमोसोम सेपरेट होंगे यार, फ्रॉम ए पेयर, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, और जब गैमीट बनेंगे दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, सो दैट एक गैमीट में हैज ओनली 1 क्रोमोसोम फ्रॉम दैट पेयर, उस पेयर में से एक है। एक बच्चा बोला सर आपने वीडियो में बोला था कि क्रोमोसोम है, गैमीट हैज 1 क्रोमोसोम, सर गैमीट में तो 23 है, हमारे स्पर्म में तो 23 क्रोमोसोम है। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ गैमीट हैज 1 क्रोमोसोम फ्रॉम द पेयर, पेयर में से एक है। मैंने ये नहीं कह रहा कि स्पर्म में एक क्रोमोसोम है, नो, स्पर्म में 23 है, स्पर्म हैज 23 क्रोमोसोम, 1 फ्रॉम ईच पेयर, 1 फ्रॉम ईच पेयर, 23 पेयर है, प्रत्येक पेयर में से एक अलग हो जाएगा, राइट? ओके, अब जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट में क्या होगा, 50% स्पर्म हैज HBA एलील, 50% स्पर्म हैज HBS एलील। इन द सेम वे इधर भी जब गैमीट बनेंगे तो 50% एग में ये होगा, 50% एग में ये होगा, तो HBA HBS। अब अगर ऐसे कपल की मैरिज होती है जो दोनों कैरियर है, अब अगर ऐसे कपल की मैरिज होती है जो दोनों कैरियर है, तो उस केस में क्या होगा, लेट्स सी। HBA HBS एक टाइप के गैमेट एक साइड लिख लो, दूसरी टाइप के गैमेट दूसरी साइड लिख लो, क्रॉसिंग करवा दो। फर्स्ट जनरेशन, इनके बच्चे कैसे होंगे, फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, फर्स्ट जनरेशन की। अब जो फर्स्ट वन है ये क्या है, HBA HBA, यानी कि ये नॉर्मल है। सेकंड जो है HBA HBS कैरियर है, थर्ड भी HBA HBS कैरियर है, लेकिन जो फोर्थ है HBS HBS ये सिकल सेल एनीमिक है और इट विल डाई फ्रॉम द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन से मर जाएगा, हट जाएगा, ये चाइल्डहुड अडल्टहुड आते आते मर जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो हम रेशियो लिखते हैं ना वो 1:2 लिखते हैं, ध्यान रख लेना। कब कई बच्चे बोले सर 1:2:1 लिखो ना, एक ये दो ये एक ये, भाई ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यार नेचर में, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसको हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, 1:2 आएगा। 1 कौन सा है, नॉर्मल है, 2 कौन सा है, कैरियर है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो कोई पूछ लेना कैरियर मेल हो, मेल कैरियर है और फीमेल कैरियर है, तो F1 में रेशियो क्या आएगा, तो रेशियो आएगा 1:2। इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉपुलेशन से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, राइट। इसीलिए इट शुड बी अवॉइडेड द मैरिज बिटवीन ए कैरियर मेल एंड कैरियर फीमेल। ध्यान रखना, कैरियर मेल और कैरियर फीमेल के बीच में मैरिज को अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस केस में उनके 25% ऑफस्प्रिंग, कितने परसेंट ऑफस्प्रिंग है, 25% ऑफस्प्रिंग प्यूबर्टी आते आते मर जाएंगे। प्रोबेबिलिटी है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। भाई अगर 4 बच्चे होंगे तो हमारा ऐसा मानना है कि उनमें से एक बच्चा ऐसा होगा, ऐसा दिस इज प्रोबेबिलिटी। अब बच्चा बोलता है प्रोबेबिलिटी, आपने हेड कॉइन उछाला, अब बताओ हेड आएगा कि टेल आएगा। एक बच्चा बोला जी 50% है, तो पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल। अरे कुछ पहली बार में हेड, दूसरी बार में भी तो हेड आ सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने ज्यादा पढ़ा है मेरे से। मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ते हो कि संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी है हो सकता है ना भी आए, कब ना आए, जब इधर पहला बच्चा अपना इधर से स्पर्म आ गया, ये हेड आ गया, नॉर्मल आ गया। जब दूसरा बच्चा होगा हो सकता है इधर से भी यही स्पर्म आ जाए, उधर से भी यही एग आ जाए, लेकिन हम बात प्रोबेबिलिटी की करते हैं। क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी की संभावनाएं जो भी हम वो सभी डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये रेशियो आ जाएगा।
इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने आपको 4-5 बातें बताई जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक तो आपको याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर है, मतलब जीन ऑफ दिस डिसऑर्डर इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। जीन डिसऑर्डर्स की बात करें, हमने वो ड्रॉप कर दिया। हम पहले जीन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, फिर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम ये जीन डिसऑर्डर स्टडी करने के बाद एक छोटा सा टॉपिक और आएगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, दैट्स कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस आपको मैं तब पढ़ाऊंगा जब आपको मैं सारे जीन डिसऑर्डर्स पढ़ा दूंगा, फिर आपको अपने आप आ जाएगा समझ में, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर है। क्यों बोले ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर? बिकॉज़ द जीन ऑफ दिस क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम 11th क्रोमोसोम पे। रिसेसिव क्यों बोला? क्योंकि जब रिसेसिव होंगे, दोनों एलील मॉडिफाइड होंगे। रिसेसिव का मतलब क्या है? मॉडिफाइड एलील। यार आपको मैंने पढ़ाया था, डोमिनेंट रिसेसिव कुछ होता ही नहीं। डोमिनेंट का मतलब है नॉर्मल एलील, और रिसेसिव का मतलब ये आप ना याद रख लेना। डोमिनेंट रिसेसिव तो मेंडल ने टर्म यूज किए थे। एग्जैक्ट तो क्या रहेगा? डोमिनेंट मतलब नॉर्मल एलील, नॉर्मल जीन, और रिसेसिव मतलब मॉडिफाइड चेंज। जो चेंज मॉडिफाइड कैसे होता है? ड्यू टू म्यूटेशन होता है। तो ऐसे ही वर्ड बोलना, नॉर्मल एलील, मॉडिफाइड एलील बोलोगे तो और अच्छा लगता है, राइट। बाकी बोल सकते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं डोमिनेंट रिसेसिव टर्म नॉर्मली हम यूज करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या रहेगा? नॉर्मल और मॉडिफाइड बोलो तो अच्छी बात है। तो रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, जब दोनों एलील रिसेसिव होंगे, मॉडिफाइड होंगे, तो ही पर्सन क्या होगा? इफेक्टेड होगा, डिजीज्ड होगा। ये क्लियर है? ये एक ध्यान रखना बच्चों, ये फोटो अभी आपको रट्टा मारना पड़ेगा। मैं आप रेयरली ये बोलता हूँ कि आप इसको रट्टा मार लो, रेयरली। मैं कभी बच्चे को कभी नहीं कहता कि आप याद करो, रट्टा मारो, नो। लेकिन इट्स माय प्रॉमिस, जब आपको मैं 6th चैप्टर पढ़ा दूंगा, व्हेन आई विल एक्सप्लेन द 6th चैप्टर, तो ये आपको डायग्राम अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी आपके सामने एमसीक्यूज आएंगे, तो अभी आपको याद रखना है नॉर्मल में 6th अमीनो एसिड, ये बहुत ध्यान रखना। नॉर्मल में 6th अमीनो एसिड ग्लूटामिक है, और एबनॉर्मल में 6th अमीनो एसिड कौन सा है? वैलिन है। इवन कई बार तो ना, एक बार क्या हुआ, कई साल पहले की बात है, बोर्ड में डायग्राम बना के दे दिए। ये डायग्राम जो एनसीईआरटी में है, लेट्स सी, ये डायग्राम दे दिया, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसमें अगर ऐसा होगा तो इसमें HBA पेप्टाइड चेन बनेगी। कौन सी बनेगी? HBA पेप्टाइड चेन। और यहाँ पे पेप्टाइड चेन कैसे बन जाएगी? HBS पेप्टाइड चेन बनेगी, राइट। तो क्या कर दिया एग्जामिनर ने? इससे नीचे वाला सारा हटा दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, राइट। इसे नीचे वाला हटा दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, इसे नीचे वाला हटा दिया। और पूछा फिर उसने कि भाई डायग्राम फर्स्ट या सेकंड? कौन सा डायग्राम? सिकल सेल एनीमिक पर्सन का है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, तो ध्यान रख लेना। यहाँ पे ये GAG CTC नॉर्मल के अंदर है, एबनॉर्मल में GTG, A इज रिप्लेस्ड बाय T, A इज रिप्लेस्ड बाय T। अगर A की जगह पे T आ गया तो तुम्हारा भी T हो जाएगा, मतलब मर जाओगे। हाँ, A की जगह अगर क्या आ गया? T आ गया, क्या आ गया? T। फिर तो तुम्हारा लास्ट T है वो तुम्हारी जिंदगी की, उसके बाद तुम और चाय नहीं पीने वाले। फॉर एग्जाम्पल, याद रखने का तरीका होता है, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, अगर A की जगह T आ गया, A है तो आम है, नॉर्मल है, A फॉर आम। अगर T आ गया तो फिर तुम सोच लो भाई तुम्हारी जिंदगी आखिरी चाय है। तो ये इसको याद रखना तरीका है, A इज रिप्लेस्ड बाय T। और अगर सिर्फ इतना याद रखने से मेरे को सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये याद है तो मेरे को ये याद इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लूंगा, इससे फिर नीचे वाले इसमें mRNA तैयार कर लो, क्योंकि नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट क्या होता है? टेक्निकली वर्ड को यूज नहीं करना चाह रहा यहाँ पे। और फिर एक ये याद रखना है, अगर ग्लूटामिक एसिड है तो ग्लूटामिक है तो नॉर्मल है, और वेलिन हो गया, क्या हो गया? वेलिन, तो तुम्हारा वायलिन बच जाएगा। वेलिन आ गया तो क्या हो जाएगा? वायलिन बच जाएगा। वायलिन मतलब आप देखा हो कई बार डेथ वगैरह पे बजाते हैं वो स्लो, टाइटैनिक में देखा ना, वायलिन बजाते हैं वो जब मर रहे हैं लोग, तो वायलिन आ गया तो वायलिन बच जाएगा। इनको याद रखने के तरीके होते हैं प्यारे बच्चों। ये कई बार इवन एग्जामिनर ये भी दे सकता है कि ये सीक्वेंस आपको दे दिया, सिर्फ ये सीक्वेंस, और एक सीक्वेंस सिर्फ इतना दे दिया, उसने डीएनए दिया ही नहीं, ना उसने mRNA दिया, ना डीएनए दिया, ये दो पेप्टाइड चेन बना दी, और आपको पूछे आगे बताओ इनमें से कौन सी पेप्टाइड चेन नॉर्मल है, कौन सी इफेक्टेड है। तो ध्यान रख लेना, नॉर्मल में 6th पे ग्लूटामिक है, और एबनॉर्मल में 6th पे वायलिन बचेगा। कौन सा अमीनो एसिड? 6th। ध्यान रखना, बाकी नाम याद रखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बेसिस से याद मत रखना, 6th जरूर याद रख लेना, क्योंकि जो चेंज है वो 6th में आया है, राइट।
इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स हैं तुम्हारे, नो नीड टू एक्सप्लेन। हाँ एक और ध्यान रखना, एक बच्चा बोला सर अगर इसकी शादी हो जाए तो HBA और HBS मेल है, दिस इज द फीमेल, और सर HBS मेल है, अगर सर इनकी शादी हो तो क्या होगा? तो उस बच्चे को मैं यही बोलूँगा कि बेटा ये मेल कहाँ से लाएगा, शादी की एज तक तो ये बचेगा ही नहीं, 18 ईयर से पहले 18-21 एज है तो मिलेगा ही नेचर के अंदर ही, तो ऐसी शादी नहीं हो सकती, राइट। कई बार बच्चा बोला सर अगर ऐसे करवा दे तो, अरे भाई ऐसे हस्बैंड वाइफ लाएगा कहाँ से, मिलेंगे ही नहीं, नेचर में है ही नहीं, ये तो मर जाएंगे अडल्ट हो जाते आते, तो पॉसिबल क्या है, या तो ये हो। हाँ अगर ऐसा हो गया ना फिर प्रॉब्लम आएगी, अगर दोनों कैरियर है हस्बैंड वाइफ में से, अगर एक भी नॉर्मल है ना, लेट्स सी वाइफ कैरियर है हस्बैंड नॉर्मल है, आप इसका क्रॉस करके देखना, वाइफ कैरियर है हस्बैंड नॉर्मल है, क्रॉस करके देखना और आप मुझे बताना कि इनके कितने % बच्चे मर जाएंगे, मतलब कितने % बच्चे ऐसे आएंगे, आप मुझे क्रॉस करके बताएंगे। यही तो मरेंगे तो ये, तो आप मुझे इन दोनों क्रॉस करके बताएंगे कि मुझे आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे और मुझे बताएंगे कि जब ये फीमेल, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, अगर इनकी शादी करेंगे तो कितने % बच्चे इफेक्टेड होंगे, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, जो व्हाट्सएप करेगा नेक्स्ट वीडियो उसी के पास आएगी। तो ये थी प्यारे बच्चों हमारी वीडियो सिकल सेल एनीमिया की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया, राइट। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे।